हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव गिरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो यार सॉरी बोलना चाहूँगा, 2-4 दिन से कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, बट आगे से आपके लिए बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो होगी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सिस्टम। कैसे इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर काम करता है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि दो तरीके के आपके पास में कोलाइडल सिस्टम होते हैं, एक लियोफिलिक होता है और एक लायोफोबिक होता है। ठीक है, लियोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में डिटेल में मैं बात कर चुका हूं। जिन लोगों ने भी ये वीडियो मेरा पिछले वाला नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आई बटन पर जाके क्लिक कर सकते हैं। तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने लियोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में डिटेल में बात की है। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर इनकी स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिस वजह से ये स्टेबल रहते हैं। तो सबसे पहली बात कि लियोफिलिक की अगर हम बात करें तो लियोफिलिक का कारण क्या होता है। लियोफिलिक का सिंपल सा कारण ये ही होता है कि इसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के बीच में क्या रहता है, अट्रैक्शन होता है। यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों के बीच क्या रहता है, अट्रैक्शन होता है। इस वजह से ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लायोफोबिक की तो लायोफोबिक में डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम में क्या रहता है, अट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे मान लो बात करें हमें गोल्ड का सॉल्व तैयार करना है तो गोल्ड और पानी मिला के हम सॉल्व तैयार करेंगे, लेकिन कैसे, जबकि गोल्ड और पानी में तो कोई अट्रैक्शन है ही नहीं है, तो हम कैसे तैयार करेंगे। तो तैयार कैसे करना है तो मैंने बता दिया, लेकिन वो स्टेबल कैसे रहता है, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं कि वो स्टेबल कैसे रहता है। स्टेबल कहने का मतलब बना कैसे रहता है। भाई थोड़ी देर के लिए तो बन सकता है, मान लो सोने के कण हैं, छोटे छोटे से कण हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच में होता है, उनको हमने घुमा दिया, ठीक है, पानी में किसी बाल्टी में उनको लकड़ी से चला दिया तो थोड़ी देर के लिए तो सारे कण पानी में फैल जाएंगे, तो वो कहलाएगा कि सॉल्व। लेकिन फिर जब पानी रुक जाएगा तो सारे कण बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं बैठते हैं। तो क्यों नहीं बैठते, उसी के बारे में बात करनी है। तो देखो होता क्या है, वो इसलिए नहीं बैठते क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी का मेन कारण होता है चार्ज। क्या होता है, चार्ज। इनके सभी कोलाइडल कणों पे क्या रहता है, चार्ज रहता है। या तो वो पॉजिटिव चार्ज रहता है या फिर वो नेगेटिव चार्ज रहता है। मैं पिछली वीडियो में इसकी भी बात कर चुका हूं कि उन पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता कैसे है। आपको याद होगा मैंने बताया था ब्रेडिंग आर्क विधि बनाने की। तो ब्रेडिंग आर्क विधि में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने के कारण, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण इन पर नेगेटिवली चार्ज ये हो जाते हैं कोलाइडल कण जो होते हैं। और अगर हमने बात करें पेप्टाइजेशन की तो पेप्टीकरण में हमने बात करी थी कि पेप्टीकरण जब होता है तो उस पे कॉमन आयन जो होते हैं वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, राइट। तो इस वजह से इन पे चार्ज आ जाता है। अब मान लो अपने पास में इस तरीके से अगर हम बात करें कि कोई मान लो कोलाइडल सॉल्व है, कंटेनर है जिसमें कोलाइडल सॉल्व भरा है और ये सॉल्व कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। सभी के सब कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज क्या है, कोलाइडल कण है, ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। बताओ किसी सॉल्यूशन में सभी के सभी कण जो है पॉजिटिवली चार्ज है तो ये पास पास आएंगे एक दूसरे के या दूर दूर जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि चूंकि सभी पे एक समान चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये कैसे जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। दूर दूर जाने के कारण इनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। सेम इसी तरीके से यदि हमारे पास में एक कंटेनर है और कंटेनर पे सभी पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। बताओ नेगेटिव चार्ज है तो ये सभी पास पास होंगे या दूर दूर होंगे, बता पास पास होंगे या दूर दूर होंगे। तो कैसे होंगे, ये सभी चूंकि सब पे सेम चार्ज है इसीलिए दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो स्टेबल बने रहेंगे। इस वजह से लायोफोबिक जो सॉल्व होते हैं ये कैसे होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, इन पर उपस्थित चार्ज के कारण। इन पर चार्ज एक समान रहता है, इस वजह से एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं और बने रहते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये चार्ज की वजह से स्टेबल है और इस चार्ज को ही हम क्या कर दें, खत्म कर दें, बताओ इन सभी में से चार्ज खत्म हो जाएगा तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे कि नहीं चिपक जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब चार्ज खत्म हो जाएगा तो जो छोटे छोटे जो कोलाइडल कण हैं वो मिलकर एक बड़ा कोलाइडल कण बना लेंगे और अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाएंगे। क्या हो जाएगा, अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाएंगे। तो इसी प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन। क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन मीन्स स्कंदन या अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या होता है, चलिए समझते। स्कंदन तो छोटे छोटे कोलाइडल कणों का अनावेशित होने के फलस्वरूप बड़े कोलाइडल कण में परिवर्तित होकर अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाना,
क्या कहलाता है आपका? स्कंदन कहलाता है या अवक्षेपण कहलाता है। छोटे छोटे कोलाइडी कण है, सभी पे क्या था? चार्ज था। क्या था? चार्ज था। अब वो चार्ज नहीं चाहिए, मतलब वो चार्ज कैसा कर दिया हमने? खत्म कर दिया। चार्ज खत्म हो जाएगा तो सभी कण आपस में कैसे हो जाएंगे? अवक्षेपित हो जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे आपस में और नीचे बैठ जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। इस क्रिया को क्या बोलेंगे हम? अवक्षेपण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवक्षेपण। तो अवक्षेपण समझे आप लोग। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल काम करता है, रूल के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हम इसको कर कैसे सकते हैं, ये अवक्षेपण किस विधि द्वारा हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है अवक्षेपण का कि हम बाई बॉइलिंग, यानी बॉइल कर सकते हैं, हम इसको उबाल सकते हैं। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को उबाल दें तो ऑटोमेटिकली इस पर चार्ज खत्म हो जाएगा। सर कैसे? देखो, यदि हम बहुत तेज उबालेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन को तो इनके पार्टिकल्स को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। क्या मिलेगी? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मिलने के कारण ये एक दूसरे की मतलब तरफ भागेंगे, दूर दूर इधर उधर गति करने लगेंगे। गति करेंगे तो जो एक दूसरे से, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते, लेकिन चूंकि इनको गतिज ऊर्जा मिल रही तो ये जबरदस्ती पास आएंगे और पास आके एक दूसरे से टकरा के इनका चार्ज खत्म हो जाएगा और ये अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाएंगे। तो ये प्रोसेस अगर हम बहुत तेज उबाल दें तो ये प्रोसेस हो जाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मक्खन एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था जो होती है और प्रक्षेपण माध्यम होता है। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था जैसे बसा वगैरह या ठोस हम मान लेते हैं और प्रक्षेपण माध्यम जल मान लेते हैं। तो जब बसा मक्खन को गर्म करते हैं तो बताओ क्या होता है? पानी पानी अलग हो जाता है और घी यानी कि जो तेल टाइप का होता है, ऑयल होता है, वो अलग हो जाता है। तो ये क्या है? ये प्रक्षिप्त प्रावस्था अलग हो गई, प्रक्षेपण माध्यम अलग हो गया। तो इसका हमने क्या कर दिया? जो स्थायी था, स्टेबिलिटी थी उसकी, उसको खत्म कर दी। कैसे खत्म कर दी? उसका चार्ज हटा दिया। कैसे हटा दिया? उबाल कर हटा दिया। राइट। चलो, दूसरी विधि उसकी होती है, आप बहुत ज़्यादा ठंडा करके भी इसको कर सकते हैं, इसका भी एक अपना अलग रीज़न होता है। और भी कई सारी विधि होती हैं, लेकिन हमें कुछ मुख्यतः विधि बात करनी। हमने बॉइलिंग मतलब उबालने की बात करी, ठंडा करने की बात करी, और एक होता है आपका विद्युत अपघट्य मिलाकर। कैसे? जैसे मान लो अपने पास में एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या? एक सॉल है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, एक सॉल है। सॉल है जो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मान लो कोई भी हो सकता है, हमने तो पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसमें हम कोई विद्युत अपघट्य डाल दें, इलेक्ट्रोलाइट, मान लो हमने HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl। अब बताओ, HCl अगर हम डाल रहे हैं, इसमें क्या डाल रहे हैं? HCl डाल रहे हैं। तो HCl में क्या है? HCl में H प्लस है और Cl माइनस है। बताओ इस पे इफेक्ट कौन करेगा? H प्लस या Cl माइनस? H प्लस तो इफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। S पॉजिटिव इसके पास जाएगा तो वो भी दूर भागेगा, क्योंकि वो भी एक पॉजिटिव आयन है। लेकिन Cl माइनस कैसा है? वो अट्रैक्ट करेगा। तो एक HCl तो डालेंगे नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल डालेंगे HCl के। तो मान लो 10, 15, 20 HCl या जितने भी HCl यहाँ पर आए, तो उनमें से Cl माइनस एक Cl माइनस एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मिलके उदासीन हो जाएंगे। तो इन सबको खत्म कर देगा और ये सभी अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाएंगे। सेम यदि मान लो ये नेगेटिव होता, ये कोलाइडल सॉल जो है वो कैसा होता? नेगेटिवली चार्ज होता। तो बताओ नेगेटिव चार्ज अगर ये होता तो क्या होता? तो यही होता सर कि माइनस वाला तो इसके पास में जाता नहीं, Cl माइनस तो दूर भागता, लेकिन जितने H प्लस हैं सभी एक H प्लस एक कोलाइडी कण के पास जाकर इसको नष्ट कर देते, यानी कि अवक्षेपित होकर इसको नीचे बिठा देते। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड होता है कि विद्युत अपघट्य द्वारा। और अगला होता है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहलाता है म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल कोगुलेशन का मतलब पारस्परिक स्कंदन। क्या होता है? पारस्परिक स्कंदन। पारस्परिक स्कंदन क्या होता है वो समझो। इसमें क्या रहता है कि दो कोलाइडल सॉल्यूशन हम लेते हैं, सॉल्व लेते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक नेगेटिवली चार्ज्ड। मान लो अपना ये है, ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसा है अपना? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो और अगर इसको हमें क्या करना? स्कंदन करना, मतलब इसका चार्ज हटाना है, तो हम क्या करेंगे? हम कोई ऐसा कोलाइडल सॉल ले लेंगे जो नेगेटिवली चार्ज हो। तो ठीक है, हमने कोई दूसरा ले लिया जो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। बस कुछ नहीं, इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये भी अवक्षेपित हो जाएगा और ये भी अवक्षेपित हो जाएगा। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या करते हैं?
न्यूट्रल हो जाते हैं। इस वजह से ये भी स्कंदित हो जाएगा और ये भी स्कंदित हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ प्रोसेस है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम जिसकी मैं बात कर रहा था वीडियो के शुरुआत से, वो इंपॉर्टेंट नियम क्या है उसके बारे में समझते। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नियम है, बोर्ड एग्जाम में आपके 15, 20, 25 बार से भी ज़्यादा बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और कोई भी स्टेट बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो या आपका सीबीएसई बोर्ड हो, बहुत बार ये रूल आता है और इस रूल को हम बोलते हैं हार्डी-सूल्जे नियम। क्या बोलते हैं? हार्डी-सूल्जे नियम, हार्डी एंड स्क्यूल्स रूल क्या कहलाता है ये समझते हैं। तो अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन इसकी होती है कि विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, सॉल को स्कंदित करने की क्षमता भी उसकी उतनी ही अधिक होगी। एक बार फिर से रिपीट करें मेरे साथ कि विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, सॉल को स्कंदित करने की क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी। तो समझते सर, इसका मतलब समझाइए। बिल्कुल समझाते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया कि मान लो अपने पास में जो इलेक्ट्रोलाइट डाल के मैंने विधि बताई थी कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज जो है कोलॉइडल सॉल है। अब इसमें हमने बताया था कि आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। मान लो हमने क्या किया, अब ये धनात्मक सॉल है, समझना, तो हमारे पास में कई सारे इलेक्ट्रोलाइट होंगे, तो हम कौन सा डालें वो चेक करना और कितना डालें कि काम हो जाए। देखो अगर अपन को औद्योगिक विधि से अगर हम बात करें तो हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालना पड़ेगा कि बहुत जरा सा डालो और काम अपना ज़्यादा हो जाए, राइट। जरा सा डालो काम ज़्यादा हो जाए, या इतना सारा डालो और काम बिल्कुल सा ना हो। कौन अच्छा रहेगा? तो जरा सा डालो और काम ज़्यादा हो जाए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास में जो ऑप्शन है वो क्या क्या है धनात्मक सॉल के लिए। जैसे अपने पास में है KNO3 एक ऑप्शन, कि सर ये विद्युत अपघट्य है इसके लिए, वेरी गुड। और दूसरा ऑप्शन देखें BaNO3 का होल्टवाइज है अपने पास में, ठीक है। इसके बाद में अपना है K3PO4, या यहाँ पर हम BaNO3 का होल्टवाइज ना लेकर के हम ले रहे हैं K2SO4, ठीक है। और एक है K3PO4, ठीक। और एक है अपना K4FeCN का होल 6। ये 4 इलेक्ट्रोलाइट है सर अपने पास में। इनमें से कौन इसके लिए बेस्ट होगा? तो चलो समझते हैं। देखो इसका अगर अपन तोड़े तो ये कैसे टूटेगा, K+ और NO3 1-, राइट। इसको तोड़े तो कैसे टूटेगा, 2K+ और SO4 2-। इसको तोड़े तो कैसे टूटेगा, 3K+ और PO4 3-। और इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 4K+ और FeCN का होल 6 4-। अब हमने क्या बताया, हार्डी-सूल्जे का नियम क्या कहता है कि विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, किसकी, विपरीत आवेशित आयन की। बताओ ये कौन सा है, धनात्मक सॉल। धनात्मक का विपरीत आवेश कौन हो गया, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, संयोजकता जितनी अधिक होगी, सॉल को स्कंदित करने की क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी। विपरीत आवेशित आयन, बताओ ये धनात्मक है, इसका विपरीत कौन हो गया, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक की संयोजकता जिसमें जितनी ज्यादा होगी, संयोजकता मतलब जितने ज्यादा नेगेटिव आयन होंगे वही अच्छे से क्या कर सकता है, स्कंदित कर सकता है। तो बताओ इसमें NO3 की कितनी है, 1-, इसमें SO4 की कितनी, 2-, इसमें PO4 की कितनी, 3-, और इसमें FeCN के होल 6 की कितनी, 4-। कितनी, 4-। तो बताओ आप खुद समझदार हो, बताओ इनमें से कौन अच्छा वाला विद्युत अपघट्य होगा जो इसको जरा सी मात्रा डालो और स्कंदित कर देगा। तो कौन होगा अच्छा, ये। क्यों, क्योंकि ये एक बूंद में या एक बार में इसका एक मॉलिक्यूल 4 पॉजिटिव आयनों को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। यानी नष्ट करने का मतलब अवक्षेपित कर देगा। ये एक बार में सिर्फ 3 को कर पाएगा, ये एक बार में सिर्फ 2 को कर पाएगा, और ये एक बार में सिर्फ 1 को कर पाएगा। तो विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, सॉल को स्कंदित करने की क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी, राइट।
चलो एक और अपन एग्जांपल समझते तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो ये जो सॉल्व है ये कैसा है, ये जो सॉल्व है और ये अपना है, ये है नेगेटिव सॉल्व। कैसा है? नेगेटिव। ये कैसा है? नेगेटिव सॉल्व। अब इसके लिए हम फिर आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। 4 ऑप्शन में से कौन कौन अपने पास में है? KNO3, एक है BaNO3 का होल ट्वाइस, एक है AlNO3 का होल थ्राइस और एक है THNO3 का होल 4। बताओ ये 4 इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास में, हम कह रहे बताओ इनमें से कौन हम इसमें मिलाएं कि जल्दी से काम अपना बन जाए। तो फिर से सर हार्डी-सुलजे नियम क्या कहता है? विपरीत आवेशित आयन की, बताओ ऋणात्मक सॉल्व है, इसका विपरीत आवेशित आयन कौन होगा? धनात्मक सॉल्व। तो धनात्मक आयन की संयोजकता जिसमें जितनी अधिक होगी वही सॉल्व को अच्छे से स्कंदित कर पाएगा। अगर हम इसको तोड़ें तो सर ये टूटेगा K प्लस NO3 1 माइनस, इसको तोड़ें तो ये टूटेगा Ba2 प्लस और 2 NO3 माइनस, इसको तोड़ें तो ये टूटेगा Al 3 प्लस और 3 NO3 माइनस, और इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा TH4 प्लस और 4 NO3 माइनस। तो सर ये है K पॉजिटिव, ये है Ba2 प्लस और ये है Al 3 प्लस और ये है TH4 प्लस। कौन ज़्यादा काम आएगा? एक बार में कितने नेगेटिव आयन को समाप्त कर सकता है TH? थोरियम 4 को। तो सर ये वाला जो होगा वो बेस्ट रहेगा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। तो हार्डी-सुलजे का नियम सिर्फ हमें यही बताता है कि अगर हमें विद्युत अपघट्य डालना है किसी धनात्मक या ऋणात्मक सॉल्व में तो हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले देखना होता है कि सॉल्व धनात्मक है या ऋणात्मक है। अब जब ये दिख जाए अगर धनात्मक सॉल्व है तो फिर ऋण आयन देखो कि माइनस वाले की संयोजकता किस में ज़्यादा है, आपके विद्युत अपघट्य में, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और अगर हम बात करें किसकी, अगर ऋणात्मक है तो प्लस वाला देखो कि ज़्यादा पॉजिटिव आयन किस पर चढ़े हैं। ध्यान रखना, ये नहीं देखना है सर पे एक नेगेटिव चढ़ा है, आप सोचोगे सर चार्ज तो बराबर ही है, इस पे देखो तो ये 4 माइनस ही कहलाएगा, इस पे देखो तो ये 3 माइनस कहलाएगा, इस पे देखो तो 2 माइनस। नहीं भाई, ये वाला देखना है, वो 3 NO3 है, मतलब वो 3 NO3 माइनस है तो एक ही माइनस, लेकिन वो 3 है और ये तो एक ही बार में एक ही है ना, ये ध्यान में देना होता है। विपरीत आवेशित देखना है, हमें ध्यान रखना है इस चीज का। विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी सॉल्व को स्कंदित करने की क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी। ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाया आपका हार्डी-सुलजे नियम। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक जो है डेफिनेशन वो बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में भी बता सकता था लेकिन मैं चाहता हूँ उसको आप अलग से देखो। एकदम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसका नाम होता है गोल्ड नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस केमिस्ट्री में अगर कोई है तो इंपॉर्टेंट परिभाषा, वैसे तो पूरा सरफेस केमिस्ट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोल्ड नंबर की मैं बात करूं, गोल्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो आने वाला है उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।